हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10th के 17th चैप्टर को। अगर आपने चैनल पर जाकर सारे वीडियोस देखे हैं तो मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पर पोस्ट कर दी है, जहां पर मैंने ऑलरेडी 6 टॉपिक्स फर्स्ट वाले आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको रिमेनिंग 6 टॉपिक्स एक्सप्लेन कर देंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब आपके जो एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, मुझे कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोगों को मॉडल पेपर या फिर क्वेश्चन पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट आंसर्स की काफी ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट वाले सेक्शन में आपके लिए मैंने खुद डिजाइन किया हुआ एक मॉडल पेपर, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पर पोस्ट कर दिए हैं। अगर आप चाहे तो जाकर उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको अपना एग्जाम देने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है एंटी हिंदी एजिटेशन। यहाँ पर हम जानेंगे कि साउथ इंडिया में होने वाला एंटी हिंदी एजिटेशन का मूवमेंट आखिर है क्या। तो फर्स्टली 1963 में जब ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट पास किया गया था, तो उस टाइम पर तमिलनाडु की एक रीजनल पार्टी थी जो कि है द्रविड़ मुनेत्र कजागम, जो कि डीएमके पार्टी है। उनका बिलीफ ये था कि गवर्नमेंट फोर्स करना चाह रही है हिंदी सभी नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल पर। तो अपने इसी बिलीफ पर चलते हुए उस पार्टी ने लार्ज प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट करवाए तमिल स्पीकिंग एरियाज में। अब यहाँ पर लोगों ने इसी के अंडर ऑर्गेनाइज किए कई सारे स्ट्राइक्स, धरनास, हड़ताल्स और प्रोटेस्ट। इवन लोगों ने हिंदी बुक्स और कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी पेजेस को भी जला दिया और हिंदी साइन बोर्ड्स को भी यहाँ पर काला कर दिया गया और लोगों के बीच में और पुलिस के बीच में काफी ज्यादा तकरार देखी गई। अब इन सारी प्रोटेस्ट की सीरियसनेस को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि दोबारा से इंडिया की यूनिटी इन चीजों की वजह से अफेक्ट हो रही है। तो इसीलिए हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जो थे, जो कि है लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने कई सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए सिचुएशन को काम करने के लिए। तो चलिए अब हम उन कॉम्प्रोमाइजेस को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हर स्टेट अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज खुद से चूज कर सकता है, या तो वो उनकी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है या फिर नॉर्मल इंग्लिश। नेक्स्ट इंग्लिश यहाँ पर, लेकिन सेंटर और स्टेट के बीच में जितने भी सारे कम्युनिकेशंस होंगे वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही किए जाएंगे। और गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस जितने भी होंगे यहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस का यूज किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन भी होना जरूरी है। और साथ में जितने भी सिविल सर्विस के एग्जाम्स होंगे वो इंग्लिश में ही लिए जाएंगे, हिंदी में नहीं लिए जाएंगे। अब इन सब चीजों को देखते हुए हम इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट अपना डिसीजन चेंज करना चाहती थी विलिंगली, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर खुद के पर्सनल ओपिनियन से ज्यादा कंट्री की यूनिटी मायने रखती थी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है राइज ऑफ रीजनल पार्टीज एंड रीजनल मूवमेंट्स। 1967 में हुआ जनरल इलेक्शन इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि तब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस हमेशा एक डोमिनेंट पार्टी रही थी, जो हमेशा इंडिपेंडेंस के बाद से अब तक जीतती आ रही थी। लेकिन 1967 के इलेक्शन में कांग्रेस सिर्फ 284 सीट से जीती थी, जो कि उनकी लोएस्ट मेजॉरिटी थी सिंस 1947। और उन्होंने अपनी पावर कई सारे अलग अलग स्टेट्स में खो भी दी थी, जैसे कि बिहार, यूपी, राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और केरला। अब इस इलेक्शन से हमें देखने को मिला कि कैसे इंडिया की डेमोक्रेसी मच स्ट्रॉन्गर होती जा रही थी, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी डिफीट को एक्सेप्ट किया और दूसरी पार्टीज को गवर्नमेंट्स बनाने के लिए उनकी गवर्नमेंट्स को फॉर्म करने के लिए अलाउ भी किया। अब इसी के साथ हमारी बिगिनिंग हो चुकी थी एक कॉम्पिटिटिव मल्टी पार्टी सिस्टम की। अब तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कजागम यानी कि डीएमके पार्टी एक लार्ज मार्जिन के साथ जीत चुकी थी। पार्टी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला था एक फिल्म इंडस्ट्री और एक पॉपुलर एक्टर एमजी रामचंद्रन से, जिससे उन्हें वोट्स मिलने में काफी ज्यादा आसानी भी हुई। और सेवरल अलग अलग जितने भी नॉर्थन स्टेट्स थे, यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट्स काफी बुरी तरीके से गिर चुकी थी, क्योंकि उनके मेंबर्स वहां पर डिफेक्टेड थे। अब डिफेक्टेड का मतलब यहाँ पर यह है कि उनके मेंबर्स खुद की पार्टी को छोड़कर ऑपोजिशन पार्टी में ज्वाइन हो रहे थे। अब इन स्टेट्स को रूल कर रहा था कोएलिशन गवर्नमेंट्स। अब कोएलिशन का मतलब यहाँ पर यह है कि जब एक गवर्नमेंट सेवरल पार्टीज के साथ मिलकर रूल करती है तो उसे हमें कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप इसे गठबंधन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर गवर्नमेंट्स को वो गवर्नमेंट यहाँ पर थी संयुक्त विधायक दल यानी कि एसवीडी। अब इस गठबंधन में कई सारी अलग अलग पार्टीज इंक्लूडेड थी, जैसे कि भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी और साथ में स्वतंत्रता पार्टी। अब इस पीरियड को हम फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे इंटरमीडिएट और बैकवर्ड कास्ट के लोग, जैसे कि जाट्स, यादव, कामरेस, रेड्डीज और
कई लोगों को पॉलिटिकल पावर गेन करने का मौका मिला फॉर द फर्स्ट टाइम। और इससे हमें देखने को मिलता है कि कैसे इंडियन पॉलिटिक्स ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव यानी कि ऑल द पार्टीज को इंक्लूड करते हुए और रिप्रेजेंटेटिव होती जा रही है। 1967 के बाद कई सारे संयुक्त विधायक दल यानी कि एसवीडी के कोएलिशन गवर्नमेंट्स की फॉर्मेशन अलग अलग स्टेट्स में बनना स्टार्ट हो चुकी थी। इसी के साथ उनकी गवर्नमेंट्स तो बन गई थी, लेकिन वो गवर्नमेंट्स, इनमें से कई सारी मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट्स काफ़ी ज़्यादा वीक थी और इनके पॉलिटिशियंस डिफेक्टेड थे, यानी कि इनके पॉलिटिशियंस बार बार पार्टीज को चेंज कर रहे थे, जिसकी वजह से करप्शन बढ़ता जा रहा था। यहाँ पर कई सारे पार्टीज मेनली यूनाइट इसीलिए हुई थी क्योंकि उन्हें पावर चाहिए थी। ये लोग यूनाइट इसीलिए नहीं हुए थे कि इनके आइडियाज मैच करते हैं या थॉट्स मैच करते हैं। इसी की वजह से बार बार लोग पार्टीज को चेंज कर रहे थे और करप्शन बढ़ता जा रहा था। ड्यूरिंग दिस टाइम कई सारे रीजनल फीलिंग्स और डिमांड्स भी इंक्रीज होते गई इंडिया के अलग अलग स्टेट्स से। सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर लोगों ने एक सेपरेट तेलंगाना स्टेट की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उन्हें वो लगने लगा था कि जितने भी डेवलपमेंट के बेनिफिट्स आ रहे थे वो सिर्फ कुछ ही रीजन्स को मिल रहे थे। अब आसाम में जितने भी ट्राइबल एरियाज थे वो लोग भी सेपरेट होकर खुद का डिफरेंट स्टेट मेघालय को बनाना चाहते थे, जो कि उन लोगों ने 1969 में बना लिया। अब पंजाब में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उन्हें चंडीगढ़ एज देयर कैपिटल चाहिए था, वाइल इन महाराष्ट्र शिवसेना डिमांड कर रही थी ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स के लिए इन बम्बई, क्योंकि मेनली फॉर महाराष्ट्रियंस, क्योंकि वहाँ पर जितने भी साउथ इंडियंस काम कर रहे थे उन लोगों को ये लोग अपोज कर रहे थे। एट द सेम टाइम कुछ पुराने इश्यूज भी रीसरफेस होना स्टार्ट हो चुके थे, जैसे कि कश्मीर और नागालैंड वाले इश्यूज, और यहाँ पर कई सारे अलग अलग एरियाज में कम्युनल रायट्स भी देखने को मिले, जैसे कि रांची, अहमदाबाद और जलगांव और अलीगढ़। तो ये जो कुछ ईयर्स थे ये इंडिया के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट ईयर्स थे, और यहाँ पर पॉलिटिशियंस भी जो थे न्यू पॉलिटिशियंस थे, और वो लोग अभी भी कई सारे सिचुएशंस को हैंडल करने में उतने खास नहीं थे। वो लोग अभी सीख रहे थे बस प्रेशर को लेना। इसके बावजूद भी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सोशल और पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता जा रहा था। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंदिरा गांधी ने खुद की पोजीशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की, जिससे इसके लिए उन्होंने पुअर और वीकर सेक्शंस को सपोर्ट करना स्टार्ट किया और प्रॉमिस किया कि वो उन्हें सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दिलाएंगी। हाउएवर कई सारे प्रॉमिसेस पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि ओवर द टाइम लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे और गवर्नमेंट उनके एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतर पा रही थी, और सिचुएशन धीरे धीरे काफ़ी बिगड़ती चली गई, जिसका रिजल्ट हम सबको देखने को मिला, जो कि था 1975 का इमरजेंसी। अब मैं अगर आपको शॉर्टली बताऊं कि इमरजेंसी क्या है, तो 1975 से लेकर 77 के पीरियड को हम इमरजेंसी कहते हैं। ये एक ऐसा पीरियड था जिसे इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर किया था, और इस पीरियड के अंदर सभी लोगों के सिविल लिबर्टीज जो थे वो रेस्ट्रिक्ट कर दिए गए थे। ऑपोजिशन के जितने भी लीडर्स थे उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, और गवर्नमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स के साथ रूल कर रही थी सारी सिचुएशंस को प्रॉपर्ली हैंडल करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है बांग्लादेश वॉर। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि कैसे बांग्लादेश कंट्री क्रिएट हुई थी और साथ ही में उसके क्रिएशन में इंडिया का क्या रोल था। तो अर्ली 70s में यहाँ पर एक सीरियस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है और वेस्ट पाकिस्तान के बीच। अब यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान में मोस्टली बंगाली पीपल रहा करते थे, और उन्हें ऐसा लगने लगा था कि जो वेस्ट पाकिस्तान है, जो कि आज पाकिस्तान ही है, उन्हें अनफेयरली ट्रीट कर रहा है और उनके नीड्स को इग्नोर कर रहा है। और इलेक्शन के टाइम पर जो पार्टी शेख मुजीबुर रहमान की थी वो काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ जीत चुकी थी। अब शेख मुजीबुर रहमान यहाँ पर बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी है। तो जब वो लोग पाकिस्तान के साथ हुआ करते थे, जब इनकी पार्टी उस इलेक्शन में मेजॉरिटी के साथ जीती थी, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उन्हें उसके बाद में भी अरेस्ट कर लिया था और वो उस एरिया में मिलिट्री रिप्रेशन करना स्टार्ट कर दिया था। अब इसी के साथ सारा का सारा ईस्ट पाकिस्तान इस रिप्रेशन के अंडर आ चुका था, और इस वायलेंस और ऑपरेशन की वजह से लैक्स ऑफ पीपल दोबारा इंडिया के पास आ गए एज रेफ्यूजीज, और इंडिया को उन लोगों को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करना पड़ा। एट द सेम टाइम जहां पर जो ईस्ट पाकिस्तान के जो बचे हुए लोग थे उन लोगों ने खुद का लिबरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया टू बिकम इंडिपेंडेंट। और साथ ही में 1971 में एक
वॉर हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जिसमें इंडिया ने लिबरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया और पाकिस्तान को डिफीट कर दिया। ऐसे एज ए रिजल्ट ईस्ट पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, जिसे आज हम बांग्लादेश बुलाते हैं। अब इंडिया ने इस वॉर को जीता सिर्फ अपनी मिलिट्री की वजह से नहीं, बल्कि एक और दूसरे रीजन की वजह से, जो कि थी हमारी नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी। अब हमारी इस पॉलिसी पर हम इतने ज़्यादा केयरफुल और सीरियस थे, जिसकी वजह से जो दो सुपर पावर्स है यूएसए और यूएसएसआर, डायरेक्टली इंटरफियर हमारे मैटर्स में नहीं हो पाए। हमारे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, हमारी इसी पॉलिसीज की वजह से ये दोनों सुपर पावर्स में से कोई भी हमारे मैटर में इंटरफियर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हम आसानी से ये वॉर जीत गए। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है द लेफ्ट टर्न। यहाँ पर हम जानेंगे कि कैसे इंदिरा गांधी ने खुद की पावर्स को स्ट्रेंथन किया और साथ में 1970s की पॉलिटिकल सिचुएशंस को हैंडल किया। तो सबसे पहले इंदिरा गांधी ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए कुछ न्यू पॉलिसीज और प्रोग्राम्स खुद की पावर को और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए, जिससे उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट मिला फ्रॉम पुअर पीपल। और उन्होंने साथ में अपनी खुद की पार्टी के ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल गेन करना स्टार्ट कर दिया था। और साथ ही में नॉर्मल इलेक्शंस जो 1972 में होने वाले थे, उसके लिए वेट करने के बजाय उन्होंने अर्ली इलेक्शंस 1971 में ही करा दिए थे। और इन इलेक्शंस में कांग्रेस ने एक पॉपुलर स्लोगन यूज किया था, जो कि है गरीबी हटाओ। इसका मतलब ये है कि द रिमूव पॉवर्टी। अब इस प्रॉमिस के चलते मेजर सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने वाले थे फॉर द पुअर पीपल। इसकी वजह से कांग्रेस एक ह्यूज विक्ट्री मिली कांग्रेस को, और साथ ही में इंदिरा गांधी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। और इसी के साथ उनकी जो ऑपोजिशन थे, वो लोग काफी ज्यादा वीक हो चुके थे। इनकी इस विक्ट्री के बाद इंडिया ने अपना वॉर 1971 में पाकिस्तान के साथ इंडिया ने वॉर भी जीत लिया, जिसके बाद हमें एक न्यू कंट्री बांग्लादेश भी मिली। जिसके बाद इस सक्सेस के बाद उनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ती चली गई और कांग्रेस ने 1972 में हुए स्टेट इलेक्शंस में भी अच्छे से परफॉर्म किया। बाय दिस टाइम इंदिरा गांधी के पास एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था दोनों ही चीजों पर, खुद की पार्टी पर भी और खुद की गवर्नमेंट पर भी। ड्यूरिंग दिस पीरियड गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स, जैसे कि नेशनलाइजिंग मेनी प्राइवेट बैंक्स। यहाँ पर कई सारे प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर लिया गया था। और नेक्स्ट था एंडिंग पेंशन्स। मैंने आपको पिछले किसी ना किसी लेसन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे जितने भी फॉर्मर प्रिंस या फिर प्रिंसेसेस हुआ करते थे, जिनके किंगडम्स को या फिर उनके उसको एंड करके हमने अपने स्टेट्स बनाए थे, तो उन लोगों को गवर्नमेंट प्राइवेट पेंशन्स देती थी इन द नेम ऑफ प्राइवी पर्सेस। तो ये सारी चीजों को यहाँ पर एंड कर दिया गया था और इन डिसीजंस ने चैलेंज कर दिया था टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट लोगों को ऐसा लगने लगा था कि ये गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी ज़्यादा चैलेंज भी कर रही है और बार बार यानी कि फ्रीक्वेंटली कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे चेंजेस भी ला रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक फेमस बेसिक स्ट्रक्चर जजमेंट दिया 1973 में, जिसके अकॉर्डिंग उन लोगों ने कहा कि कोई भी गवर्नमेंट चाहे कितने भी चेंजेस क्यों ना कर ले, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। हाउएवर यहाँ पर हमारे पास कई सारी प्रॉब्लम्स आने लगी धीरे धीरे, क्योंकि 1973 में अरब इसराइल वॉर हुआ, जिसके चलते ऑयल प्राइसेस शार्पली इंक्रीज होने लगे, जिसकी वजह से हमारे पास इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड शॉर्टेजेस और राइजिंग प्राइसेस आने लगे, जिसकी वजह से लोगों का डिससैटिस्फैक्शन गवर्नमेंट के प्रति बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से ऑपोजिशन ने इस सिचुएशन को काफी अच्छे से देख लिया, जिसके बाद उन लोगों ने इसका अच्छे से यूज भी किया अगेंस्ट इंदिरा गांधी और इन लोगों ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट इंदिरा गांधी। और यहाँ पर एक मेजर मोमेंट लेड बाय जयप्रकाश नारायण हमें देखने को मिला, जो कि था फेमस जेपी मूवमेंट, जो स्पेशली चल रहा था बिहार और गुजरात में फॉर डिमांडिंग पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इमरजेंसी। यहाँ पर जानेंगे हम कि क्यों इंडिया में इमरजेंसी इंप्लीमेंट की गई थी और साथ ही इमरजेंसी का जितना भी टाइम पीरियड था उस पीरियड में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले एट द टाइम इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी, उन्हें स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा था ऑपोजिशन साथ में जेपी मूवमेंट की वजह से। अब सिचुएशन यहाँ पर और ज्यादा सीरियस हो गई जब इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया इंदिरा गांधी के अगेंस्ट। ये कहा उन लोगों ने कि इंदिरा गांधी ने कुछ इलेक्शन के रूल्स 1971 के इलेक्शंस में
वायलेट किए हैं और इसकी वजह से उन्हें लोकसभा की सीट से रिमूव कर दिया गया। हाउएवर उन्हें बाद में टेम्पररी रिलीफ यानी कि स्टे ऑर्डर मिला फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन सून आफ्टर दिस 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया, ये कहते हुए कि ये एक नेसेसरी स्टेप है टू मेंटेन ऑर्डर, प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी एंड प्रिजर्व नेशनल यूनिटी ड्यूरिंग दिस टाइम। यानी कि जितना भी 1975 से लेकर 1977 के बीच का इमरजेंसी का टाइम है, इस टाइम पर लोगों के सारे डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स जो हैं उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था और कई सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था और सेवरल ऑपोजिशन लीडर्स जो हैं उन्हें और एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर लिया गया था विदाउट प्रॉपर ट्रायल। और यहाँ पर कई सारे रिपोर्ट्स भी आए थे ऑफ डिटेंशन, टॉर्चर एंड वायलेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज। लेकिन साथ में गवर्नमेंट के कुछ ऐसे एक्शंस भी थे जो कि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट किया और वो एक्शंस थे कंट्रोलिंग राइजिंग प्राइजेस और स्टॉपिंग ब्लैक मार्केटिंग और साथ में एंडिंग बॉन्डेड लेबर। अब यहाँ पर कुछ ऐसे दूसरे पॉलिसीज भी है जो गवर्नमेंट ने किए तो थे लेकिन काफ़ी अनपॉपुलर रहे। वो थे डिमोलिशिंग स्लम्स और साथ में फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन कैंपेन्स फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। अब ड्यूरिंग दिस पीरियड गवर्नमेंट ने यहाँ पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी हमें दिया था। इसके अंदर यहाँ पर सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी जैसे वर्ड्स हमारे प्रीएम्बल में ऐड किए गए थे। साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज भी यहाँ पर कुछ इंसर्ट किए गए थे और ऐड किए गए थे। लेकिन साथ में यहाँ पर इसके साथ साथ कोर्ट्स की पावर को रिड्यूस किया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को बढ़ा दिया गया था और पार्लियामेंट को ज़्यादा कंट्रोल दिया गया था ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ऑल्दो ये सब उन लोगों ने तो ऐसा कहा कि ये सब इसलिए किया जा रहा है कि ताकि वो लोग डेवलपमेंट को और नेशनल यूनिटी को सपोर्ट कर सके। लेकिन कई सारे लोगों का बिलीव ये था कि ये सारे चेंजेस डेमोक्रेसी को वीक करने के लिए किए जा रहे हैं। तो चलिए ये टॉपिक तो यहीं पर खत्म होता है। इसके साथ बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ जो कि है समिंग अप। तो यहाँ पर हम बेसिकली इवैल्यूएट करेंगे कि इंडिया के फर्स्ट 30 इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ओवरऑल आइडिया की, जैसे कि अगर हम यहाँ पर अपने गुड अचीवमेंट्स और साथ में हमारे चैलेंजेस वगैरह को कंपेयर करते हैं तो गुड अचीवमेंट्स हमारे पास फर्स्ट 30 इयर्स में सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे अचीवमेंट्स की और स्टेबल डेमोक्रेसी की। इंडिया ने यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट किया एक स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम। हमारे पास आज रेगुलर, फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, लोग खुद के लीडर्स को चूज कर पाते हैं और साथ में गवर्नमेंट्स पीसफुली थ्रू आउट द इलेक्शंस चेंज हो सकते हैं। कई सारे कंट्रीज इसी टाइम पीरियड में अपनी डेमोक्रेसी को मेंटेन नहीं कर पाते, लेकिन इंडिया ने इसे काफी अच्छे तरीके से मेंटेन किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम की। तो इंडिया ने डेवलप किया एक कॉम्पिटिटिव मल्टी पार्टी सिस्टम जिससे कि हमारी डेमोक्रेसी और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती चली गई। नेक्स्ट है हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स। तो हमने यहाँ पर क्रिएट किए काफी सारे इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स टू प्रोटेक्ट आवर डेमोक्रेसी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कि हमारे गवर्नमेंट अकाउंट्स को चेक करता है, और हमारे कई सारे दूसरे अचीवमेंट्स भी है जैसे कि न्यूट्रल ब्यूरोसी और सिविलियन कंट्रोल ओवर द आर्मी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी यूनिटी डिस्पाइट डाइवर्सिटी की। इंडिया में कई सारे रिलीजन्स हैं, लैंग्वेजेस है और कल्चर्स हैं और साथ में कई सारे लोग भी हैं जो इन अलग अलग चीज़ों पर बिलीव रखते हैं, लेकिन इसके बाद भी सभी लोग एक साथ डेमोक्रेटिक कंट्री में एक साथ मिलकर रहते हैं। ये हमारे लिए एक बिगेस्ट अचीवमेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी इकोनॉमिक अचीवमेंट्स की। तो यहाँ पर हमारी कंट्री ने प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा किया है इकोनॉमी में बाय क्रिएटिंग प्लानिंग कमीशन, और हमने फोकस किया है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट पर। हमने हेल्प की पुअर और वीकर सेक्शंस की भी, और साथ में सेल्फ सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन भी यहाँ पर क्रिएट किया हमने, और साथ में एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस को भी क्रिएट किया। अब हम बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स की जो आज तक बची हुई है, जैसे कि रीजनल इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ, जिसे आज तक नेग्लेक्ट किया गया है। लास्टली हम बात करेंगे सोशल इश्यूज की। यहाँ पर भी कुछ इंप्रूवमेंट्स आए हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आज भी एग्जिस्ट करती है जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब हम ओवरऑल
अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अपने फर्स्ट 30 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में इंडिया ने एक स्टेबल डेमोक्रेसी बनाई, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाए, नेशनल यूनिटी को मेंटेन किया, साथ में इकोनॉमिक फाउंडेशंस भी बनाए। लेकिन कुछ चैलेंजेस आज भी हमारे पास बाकी है, जैसे कि पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और वीक एजुकेशन और सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जो मुझे यकीन है आने वाले सालों में हम इन चैलेंजेस को भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी खत्म होता है और इसी के साथ आज का चैप्टर भी खत्म होता है। तो मुझे पता है कि आपके एग्जाम्स काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं और इसकी वजह से आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स वगैरह चाहिए। मैंने आप लोगों से कहा था कि आपके एग्जाम्स से पहले मैं आपको 18th चैप्टर भी दे दूंगी, लेकिन आपसे लास्ट वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स चाहिए चैनल के और आपके बीच की एंगेजमेंट के लिए। तो जब मैंने ऐसा कहा था, अब अगर मैं उस वीडियो को फिर से देखती हूँ तो मेरे एक्सपेक्टेशन से वो कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैंने अपना ये जो आइडिया था 18th चैप्टर वाला, इसे ड्रॉप कर दिया है फिलहाल के लिए। लेकिन फिर भी आपके जितने सारे एक मॉडल पेपर जो मैंने खुद डिज़ाइन किया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट वाले सेक्शन में आपके लिए पोस्ट किए हैं। आई होप कि इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आपको अपना एग्जाम थोड़ा सा ईजी दिखेगा और आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रॉम माई साइड, और मुझसे अपना रिजल्ट शेयर करना भूलिएगा मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।